वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पे यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे दूसरी बार आए हैं, दूसरी से ज्यादा बार आए हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी वीडियो के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। The variation between VI graph for heating filament is shown by which graph? यहाँ पे ना तो हमें इस मटेरियल के बारे में बताया गया है, बस हमें इतना पता है कि ये एक हीटिंग एलिमेंट के लिए ग्राफ है। अब आपको एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हीटिंग एलिमेंट के लिए हम एक ऐसे वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जनरली नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने के लिए, चाहे वो कॉफी मेकर हो, चाहे वो वाटर हीटर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हीट करने का डिवाइस हो, उसमें हीटिंग एलिमेंट जो है जनरली नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अब नाइक्रोम के लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ यदि हम बनाते हैं तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है, ऐसा मैं इसलिए सोच रहा हूं बिकॉज जितने भी ग्राफ हैं वो सारे के सारे कर्व्ड हैं, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार समय के साथ चेंज हो रही है। इसलिए मुझे उस एंगल की तरफ सोचना होगा कि रेजिस्टेंस चेंज किन किन परिस्थिति में होता है। तो हम जानते हैं कि जो मोस्ट ऑब्वियस और जो रेलेवेंट है हमारे लिए वो है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में चेंज। तो आप देख सकते हैं कि सब में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बिकॉज हम सब जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो हो जाएगा हमारे पास वो V अपॉन I या 1 अपॉन R को लिखा जा सकता है I अपॉन V। ठीक, तो यदि मैं इस नाइक्रोम वायर की बात करूं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक्चुअल में, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यदि मैं V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन लिखता हूं और I और V के बीच में ग्राफ है तो I को इधर ले जाइए, V को इधर ले जाइए, I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V। तो ऐसा ग्राफ हमें मिलना चाहिए, I इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू V और रेजिस्टेंस क्योंकि टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वायर में करंट जो है फ्लो होगा, हीट जो है वहां पे प्रोड्यूस होने वाली है, टेम्परेचर जो है जो उस वायर का वो इंक्रीज होने वाला है। सब जानते हैं यदि मैं किसी भी अप्लायंस को इस्तेमाल करता हूं तो अप्लायंस जो है वो हीट अप हो जाता है बिकॉज उन वायर में करंट के फ्लो होने से हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है और वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूं 1 अपॉन R जो है घटेगा। 1 अपॉन R इज नथिंग बट स्लोप, इसका मतलब स्लोप घटेगा। तो ऐसा ग्राफ हमें चूज करना है जिसका स्लोप लगातार घट रहा हो। तो यदि आप इसको देखें, पहले इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो ऐसे है, इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो ऐसे है, इस पॉइंट पे स्लोप जो है ऐसे है। देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो घटता जा रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप आपको नहीं पता तो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन जो आपका चैप्टर है मैथ्स में, उसमें जाके स्लोप पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहां देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होने की जगह। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ये सही लग रहा है। यहां पे देखिए क्या हुआ है, स्लोप पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो स्लोप जो है पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ऐसा नहीं होगा, लगातार घटेगा स्लोप बिकॉज लगातार रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अजीब सा जो है वेरिएशन यहाँ पे दिया है और यहाँ पे पहले जो है इंक्रीज हुआ है स्लोप, उसके बाद डिक्रीज हुआ है, उसके बाद अजीब टाइप का वेरिएशन है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो समझ गए कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही रेलेवेंट ऑप्शन है, एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो उसे आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्लियरली सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सवाल को सॉल्व करने में मैंने ग्राफ्स की तरफ देखा, क्योंकि ग्राफ V और I के स्ट्रेट लाइन नहीं थे। इसका मतलब रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट भी लिखा है। तो साफ साफ चिल्ला के सवाल आपको कह रहा है कि यार रेजिस्टेंस को बढ़ाओ टेम्परेचर के बढ़ने से। तब मैंने जाके ये अप्रोच इस्तेमाल की और इस सवाल को सॉल्व कर लिया।
ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों, आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज Ro. Okay, if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be equal to. अच्छा, एक वायर को मेल्ट करके उसकी ओरिजिनल लेंथ का n गुना जो है कर दिया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है, बेसिकली एक पतला वायर बना दिया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि मैं मान लेता हूं कि एक वायर मेरे पास है कुछ इस तरीके से, जिसका लेंथ जो है वो L0 है और जिसका एरिया जो है वो A0 के बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रेजिस्टिविटी ρ0 है। तो इसका रेजिस्टेंस R में लिख सकता हूं ρ0 L0 डिवाइडेड बाय A0। अब क्या किया जाता है, इस वायर को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने से क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड बनने के बाद इसको एक मोल्ड में डाल दिया जाता है, जिससे हमें एक नया वायर प्राप्त होता है जिसका लेंथ इसकी ओरिजिनल लेंथ का n गुना है। इसका लेंथ हो चुका है n टाइम्स L0। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में हम नहीं बता सकते, तो मैं मान लेता हूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A' के बराबर है। हम इतना जानते हैं बिकॉज पूरे मटेरियल का इस्तेमाल इस वायर को बनाने में किया है, तो वॉल्यूम जो है कंजर्व रहने वाला है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है इसका पहले L0 इंटू A0, बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो गया है n टाइम्स L0 और इंटू A'। तो ये वॉल्यूम कंजर्वेशन वाली बात जो है आपको समझनी होगी। जैसे मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं 2 लीटर की आप बोतल लेके आते हैं, ठीक है। 2 लीटर की मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया और मेरे पास घर में जो है वो 250 ml के ग्लासेस हैं, 250 ml के ग्लासेस हैं। तो हमें पता है कि यार एक ग्लास 250 ml का है, रिश्तेदार हमारे इतने हैं, तो इतनी बोतल लेके चलते हैं। तो बताइए मुझे कि 2 लीटर की बोतल में कितने ग्लास भर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर 250 ml जो है उसमें 4 यदि हम ग्लास भर देंगे तो 1 लीटर हमारा कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगा। तो आप 8 ग्लास जो है भर सकते हैं, इससे 8 ग्लास भर सकते हैं। सही बात है। तो ये बात हमको ऑलरेडी पता है यार कि 2 लीटर की यदि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो उसमें 8 ग्लास 250 ml के भर जाएंगे, बिकॉज वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। चाहे आप इस कंटेनर में रखिए, इन ग्लासों में रखिए, चाहे बॉटल में रखिए, चाहे जग में रखिए, चाहे भगोने में रखिए, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि ये हमारे पास वायर है, इसको मेल्ट कर दिया है, मेल्ट करके दूसरा वायर बना दिया है, तो वायर का वॉल्यूम टोटल कंजर्व रहेगा। ये जो लिक्विड है इससे चाहे ये बनाऊं चाहे ये बनाऊं, बराबर रहने वाला है वॉल्यूम। तो यहाँ से L0 A0 इज इक्वल टू n टाइम्स L0 इंटू A' मैंने कर दिया, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दिया, L0 से L0 चला गया और A' की वैल्यू मिल जाती है A0 डिवाइडेड बाय n के बराबर। सो दिस इज न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर, ठीक है। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे और मटेरियल सेम ही है, तो रेजिस्टिविटी इसका सेम रहने वाला है। तो इसका नया रेजिस्टेंस R' लिख सकता हूं, रेजिस्टिविटी ρ0 इनटू नया लेंथ इज n टाइम्स L0 डिवाइडेड बाय नया एरिया इज A0 बाय n। तो ये बन जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू n को ऊपर ले जाइए, ρ0 n स्क्वायर L0 डिवाइडेड बाय A0। ये R' की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा R अपॉन R'
is equals to rho naught L naught by A naught divided by rho naught n square L naught by A naught. A naught से A naught गया, rho naught से rho naught गया, L naught से L naught गया, आपको मिल जाता है r dash is equals to n square into r. तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं इस सवाल का, ठीक है। तो हमने यदि मेल्ट करके वायर को बनाया है तो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन हमने लगाया, वहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद रो एल बाय ए वाला फॉर्मूला लगा दिया, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया n स्क्वायर r के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 13। इफ एन अमीटर इन द गिवन सर्किट, अमीटर जो सर्किट में दिखाया हुआ है, इन द डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ये रीड करता है, इसका मतलब इस अमीटर के थ्रू जो करंट गया है वो 2 एम्पियर के बराबर है। ये अमीटर, ये बैटरी, ये रजिस्टर सब सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट होता है सेम। तो यदि 2 एम्पियर करंट यहां से गया है तो यहां भी 2 एम्पियर करंट गया होगा, यहां भी 2 एम्पियर करंट गया होगा, यहां भी 2 एम्पियर करंट, यहां भी 2 एम्पियर करंट। हर एलिमेंट में जो सीरीज में लगा है 2 एम्पियर के बराबर करंट जा रहा होगा। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना है इसका। तो मैं ये जानता हूं कि यदि अमीटर के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे आइडियल अमीटर मानने वाला हूं। ये एक आइडियल अमीटर है और इसका 0 रेजिस्टेंस माना जाएगा, इसका कोई भी रेजिस्टेंस यहां पे नहीं माना जाएगा। तो मैं करंट इस पूरे सर्किट में लिख सकता हूं कि बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बैटरी का ईएमएफ है 6, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R + 2 + 0, तो आ जाएगा आपके पास R + 2 + 0, और करंट कितना है 2 एम्पियर के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, तो 6 is equals to 2R + 4, so 2R is equal to 2, R is equals to 1 ohm, आपको आंसर मिल जाता है। so 1 ohm रेजिस्टेंस का रजिस्टर आपको यहाँ पे लगाना होगा जिससे अमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर के बराबर आ सके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब रेजिस्टेंस 117 ओम के बराबर हो चुका है, पहले इतना था इतने टेम्परेचर पे, अब इतना है, पूछा गया है कितने टेम्परेचर पे। तो आपसे कहा गया आगे सवाल में गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज दिस, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया है, आपसे पूछा गया है कि कितना टेम्परेचर हो चुका होगा इस वायर का। तो एक बात मैं यहाँ पे बता सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से, तो रेजिस्टेंस बढ़ा है यहाँ पर 100 से 117 ओम हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया होगा। इसका मतलब जो हम टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस से तो बड़ा ही होगा। सही बात है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूं R is equal to R0 1 plus अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है बढ़े हुए टेम्परेचर पर विच इज 117, ये पुराना रेजिस्टेंस है हमारे पास जो कम टेम्परेचर पे है विच इज 100 ओम। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा माइनस कम देखें तो फाइनल टेम्परेचर है T, पहले टेम्परेचर था 27। अब दिमाग में सवाल आएगा सर टेम्परेचर को केल्विन में रखें या डिग्री सेल्सियस में रखें, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में आपने कहा था कि टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप यूनिट को देखिए बेटा, अल्फा का यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, तो हमें डिग्री सेल्सियस में लिखना होगा। यदि अल्फा का यूनिट होता पर केल्विन तो हमें केल्विन में टेम्परेचर को लिखना होता। ओके, तो ये हमारे पास सिचुएशन है। 117 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.17 इज इक्वल टू 1 प्लस फलाना डिकाना, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 0.17 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ आ जाएगा T -27। तो 1.7 से चला गया 1/10 टाइम्स 10 टू द पावर -4 को इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा 1000 इज इक्वल टू T -27, और T की वैल्यू आपको मिल जाती है 1027 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 1027 डिग्री सेल्सियस हमें आंसर में मिलने वाला है विच इज ऑप्शन नंबर बी। एक चीज और आप यहाँ पे बता सकते थे क्या, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो हमें सॉल्व सिर्फ 2 ऑप्शंस के लिए करना है, ये 1027 है या 117 डिग्री सेल्सियस है।
ठीक है। तो हमारे पास जब चॉइसेस कम होंगी तो हमारा जो दिमाग है वो भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ हमें 2 चीजों में से चूज करना है। आप समझ चुके होंगे, दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हैं, आपके पास 1000 ऑप्शंस हैं, हर चीज के हजारों ऑप्शंस हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कोई भी चीज खरीद पाना आजकल। तो यदि हमारे पास चॉइसेस ही कम होती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, हमें सिलेक्ट करने में आसान हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है और वो ग्राफ जो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वो आता है इस तरीके से ये डिक्रीज होती है इसकी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये लीनियरली एकदम धड़ाक से जो है गिर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये आगे जाके तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरीके से जो है ग्राफ वेरी करता है, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। मतलब इसका एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, आपको याद ही रखना होगा, ठीक है, याद ही आपको रखना होगा ग्राफ, तभी आप इस और इस ऑप्शन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सही ऑप्शन पता लगा पाएंगे यदि ग्राफ आपको याद होगा। तो आप जरूर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के ग्राफ्स जो हैं उनको याद करें, और जो आपके ग्राफ दिए हुए हैं करंट और वोल्टेज के, सेमीकंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर के, मेटल वायर के, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय used to making resistors is small and positive, small and negative, large and positive, large and negative। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात की जा रही है। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है? हम जानते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो इस बढ़े हुए टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। तो ये जो अल्फा होता है बेटा, दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या असर पड़ता है रेजिस्टेंस पर, क्या कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस एक्सप्रेशन से ही। R0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, R इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी। अब देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। R0 इज इनिशियल रेजिस्टेंस है जो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब बात आती है अल्फा पे, अल्फा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अल्फा यदि पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और इसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, लेकिन यदि अल्फा नेगेटिव हो गया तो इस R0 में से क्वांटिटी कम हो रही होगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अल्फा यदि पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये आप समझ गए कि कौन कौन से तरह के मटेरियल जो हैं जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है वो है हमारे पास मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वहां पे अल्फा की जो वैल्यू है पॉजिटिव पाई जाती है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कंडक्टर्स कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है कम होता है, कह सकते हैं रेजिस्टिविटी कम होती है। तो यदि हम बना रहे हैं अलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उसका अल्फा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो गलत होंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि अल्फा की वैल्यू स्मॉल और अल्फा की वैल्यू लार्ज होने से क्या असर पड़ता है। देखिए यहाँ अल्फा पॉजिटिव, ये बात हमने चूज कर ली है, अल्फा की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो यहाँ देखिए अल्फा को मैं यहाँ इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ दैट R माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी। इसको लिख सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा R डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी अल्फा। अब मान लीजिए कि मैं दो ऐसे मटेरियल ले रहा हूं जिनका अल्फा कम और ज्यादा है। मैं दो मटेरियल ले रहा हूं, एक का अल्फा है कम और दूसरे का अल्फा है ज्यादा, और उन दोनों मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जो है बराबर है। उन दोनों मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है R0 के बराबर।
टेम्परेचर में चेंज भी बराबर किया है, डेल्टा टी के बराबर टेम्परेचर में चेंज किया है। तो बेटा जिसका अल्फा कम होगा उसमें रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट भी कम आएगा, उसमें रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट भी कम आएगा, लेकिन जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम देखिए यहाँ पे ऐसा मटेरियल चाहते हैं क्योंकि हमें रजिस्टर बनाने हैं, तो रजिस्टर की वैल्यू चाहते हैं कि ज्यादा वेरी ना हो, ऐसा ना हो कि लगातार यूज करते रहें और हीट की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाए और पूरा कैलकुलेशन ही खराब हो जाए। जितना भी टॉलरेंस हमने मान के चला था कि ये डिवाइस इतना ही हीट होगा, तो वो डिवाइस ओवर हीट होने लगेगा, बिकॉज हमने इस्तेमाल कर लिया है ऐसा मटेरियल जिसका अल्फा ज्यादा है। तो हम यहाँ समझ जाते हैं कि हमें एक स्मॉल अल्फा की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होती है, नॉट द लार्ज अल्फा, जिससे टेम्परेचर को बढ़ाने पर ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज ना आए। ठीक है, अंतर तो आएगा ही, लेकिन वो काफी ज्यादा कम अंतर होगा। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं इस फैक्ट को कि हम जब रजिस्टर बनाते हैं तो हम उसका अल्फा जो वैल्यू है वो कम रखते हैं और पॉजिटिव रखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जो आपसे कहता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the metal decreases with the temperature. Electrical conductivity of the metal decreases with the temperature because, तो हम जानते हैं कि थर्मल एजिटेशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हिंड्रेंस बढ़ जाता है और उनका कंडक्टिविटी कम हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पहला पार्ट दिया है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन दिया है मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ऑफ कोर्स एक्सपेंड होता है मेटल, लेकिन उसका असर जो है उस पे नहीं पड़ता है, उसके कंडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ता है ज्यादा, तो ये नहीं है रेलेवेंट। सी ऑप्शन कहता है द एटम्स ऑफ द मेटल वाइब्रेट मोर एट अ हायर टेम्परेचर। जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है जो बंधे हुए हैं, जो घूम रहे हैं, जो फ्री नहीं है, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, एटम का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, लेकिन उससे असर नहीं पड़ रहा है। असर पड़ रहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से असर पड़ रहा है, बिकॉज वो संख्या में काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा नंबर में होते हैं और उनका जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द एटम्स का ज्यादा वाइब्रेशन की वजह से कंडक्टिविटी कम नहीं हो रही है, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल एजिटेशन है, रैंडम मोशन है, वाइब्रेशन है, वो बढ़ने से कंडक्टिविटी कम हो रही है। मेटल है लो, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन आप टिक कर दीजिए यहाँ पे। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है? हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू रो इंटू जे होता है, ईद बराबर रोजे, ईद बराबर रोजे, ईद में रोजे रखते हैं, तो ये ईद है, ये रो है, ये जे है, दिस इज करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, दिस इज रेजिस्टिविटी, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जो डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट E इज प्रोपोर्शनल टू J, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दीजिए। We have two bulbs of 40 watt to 20 volt and 60 watt to 20 volt. We have these two bulbs. The ratio of resistance will be equal to. बहुत ज्यादा आसान सवाल है, इसमें आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है, रेजिस्टेंस का रेशियो। तो हम ये जानते हैं कि ये रेटिंग लिखी हुई है, रेटिंग का मतलब क्या होता है कि 220 वोल्ट पे यदि इस बल्ब को ऑपरेट किया जाए तो ये 40 वॉट का जो पावर है वो डिसिपेट करता है, यानी इतना जूल पर सेकंड, 40 जूल पर सेकंड जो है ये रिलीज करता है, कंज्यूम करता है। तो मैं जानता हूं P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो यहां से मैं पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं V स्क्वायर बाय P के बराबर। सो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 आप इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली R2 दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। अब इनका रेशियो यदि आपको निकालना है तो आप यहां लिख दीजिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, और यहां आ जाएगा आपके पास 220 स्क्वायर और यहां आ जाएगा आपके पास 60। 220 स्क्वायर से 220 स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 3, 2 से चला गया 2, तो आपको आंसर मिल जाता है 3/2 के बराबर। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 3/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें।
क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट्स इज इक्वल टू। तो हम ये वाली फॉर्मूला जानते हैं कि हीट जो होता है वो होता है पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम, पावर कंज्यूम्ड इनटू टाइम। ठीक है, कांस्टेंट पावर की यदि बात कर रहे हैं, कांस्टेंट यदि पावर उसमें जा रही है तो पावर इनटू टाइम करने से हमें हीट मिल जाती है। तो पावर हमें दिया है 100 वॉट, यानी कि ये वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो हमें टाइम को भी पर सेकंड में, टाइम को भी सेकंड में हमें पुट करना होगा। तो टाइम सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो आपको मिल जाता है 12120 हो जाएगा और 2 जीरो साथ में 1 2, 12,000 जूल आपको मिल जाता है, दैट इज 12 किलो जूल। 12 किलो जूल हमें हीट प्रोड्यूस्ड मिल जाती है, 12 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।